नमस्कार, अभिवादन। मैं दुर्गेंद्र चौहान। दुनिया के सबसे बड़े रेल नेटवर्क भारतीय रेलवे एक तरीके से देश की लाइफलाइन कही जाती रही है और रेल पर देश में राजनीति भी खूब हुई है, चाहे ट्रेनें चलाने को लेकर हो या फिर ट्रेन हादसों को लेकर हो या फिर गाहे बगाहे रेल बजट को लेकर भी, रेलवे सुरक्षा संरक्षा को लेकर भी। बुधवार रात को बिहार के बक्सर के रघुनाथपुर में दिल्ली से गुवाहाटी जा रही नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस, जिन्हें हम लोग एनी कहते हैं, वो दुर्घटनाग्रस्त हो गई। अब तक जो खबर है, 4 लोगों की मौत हुई है, सैकड़ों लोग घायल हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती किया गया है, राहत और बचाव कार्य चल रहा है। रेल मंत्रालय, बिहार की सरकार ये सब काम वहाँ कर रहे हैं। जो पटरी थे, जो हादसा हुआ, वो पटरी से 2-3 डिब्बे उतर जाने के कारण हुआ। और हादसे के राहत बचाव काम के बीच बिहार के मुख्यमंत्री और अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में रेल मंत्री रह चुके नीतीश कुमार के एक बयान ने एक बार फिर से रेल पर सियासी वार पलटवार शुरू कर दिया है। नीतीश ने कहा कि जब वह रेल मंत्री थे तो यात्री सुरक्षा पर बहुत काम किया था। नीतीश मौजूदा सरकार की रेल सुरक्षा नीति को कटघरे में खड़ा कर रहे थे तो बीजेपी ने तीखी प्रतिक्रिया दी। लेकिन सवाल तो वाजिब है, वोटों के लिए ट्रेनें चलती हैं, बजट के बड़े बड़े दावे, सुरक्षा के बड़े बड़े दावे होते हैं, लेकिन जाने तो यात्रियों की जाती हैं और इसका दर्द तो उनके परिवार ही जानते हैं। अगर किसी का परिजन रेल हादसे में चला जाता है तो रेल हादसों को एक तो राजनीति का शिकार नहीं बनाया जाना चाहिए। और वास्तव में ये जो मौतें हैं, पूर्व के रेल हादसे हैं, क्या किसी में अगर देखा जाए, चूँकि मीडिया भी भूल जाता है और बहुत सारे लोग भूल जाते हैं, हमारी जो स्मृति है वो काफ़ी कमज़ोर है, तो क्या पूर्व में हुए हादसों में क्या कोई कठोर कार्रवाई हुई है क्या? अगर शायद हुई होगी तो मैं नहीं जानता, लेकिन मेरा स्पष्ट मत है कि अगर कठोर कार्रवाई कर दी जाए तो मुझे लगता है इस तरीके के हादसे रोके जा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, इन सबसे ऊपर यात्रियों की सुरक्षा सर्वोपरि है। ये स्लोगन स्टेशन पर बच सकते हैं, स्टेशन की साफ सफाई कराई जा सकती है, अच्छी बात है। बहुत बेहतरीन प्राइवेट ट्रेनें चलाई जा सकती हैं, ये भी अच्छी बात है। लेकिन अभी भी भारत का आम आदमी अभी उन्हीं ट्रेनों में चलता है जिनमें वर्षों से चलता आया है। इन हादसों का जिम्मेदार किसे ठहराया जाए, मंथन में मेरा आज यही सवाल है। बक्सर के रघुनाथपुर में 11 अक्टूबर की रात नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस के दुर्घटनाग्रस्त होने पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जो प्रतिक्रिया आई है वो बड़ी एक तरीके से हलचल पैदा कर रही है। अब नीतीश कुमार कह रहे हैं कि आपदा विभाग जो है वो लगातार काम कर रहा है, मॉनिटरिंग की जा रही है, घटनास्थल पर पहुंचकर घायलों को अस्पताल पहुंचाने की सुविधा जो उनका आपदा विभाग है वो कर रहा है, आपदा राहत बचाव कार्य हो रहा है। और नीतीश कुमार कह रहे हैं कि जैसे उन्हें दुर्घटना के बारे में पता चला, वो तुरंत उन्होंने लोगों को काम पर लगा दिया। 4 लोगों की नीतीश कुमार ने मौत की पुष्टि की है। वो कह रहे हैं कि हम हर किसी की मदद कर रहे हैं। वैसे तो मामला रेल का है। मृतकों के परिवार को 4-4 लाख रुपए मुआवजा बिहार सरकार की तरफ से और घायलों को 50,000 रुपये दिए जाएंगे। इन सब घोषणाओं और राहत बचाव के बीच मुख्यमंत्री ने कहा कि वास्तव में जब वो लगातार मंत्री थे, रेलवे मंत्री थे, तो उन्होंने बहुत सारे काम किए। वो कह रहे हैं, नीतीश कुमार ने सवाल खड़े किए कि वो लगातार इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, दुर्घटनाएं हो रही हैं, इन पर कोई पुख्ता काम मौजूदा सरकार नहीं कर रही है। उन्होंने केंद्र सरकार को घेरा कि इस पर ध्यान देना चाहिए, रेल मंत्रालय को घेरा। नीतीश कुमार ने अपने कार्यकाल का हवाला देते हुए कहा कि जब वो रेल मंत्री थे तो सुरक्षा पर बहुत काम हुआ, दुर्घटनाएं भी उतनी नहीं हुई। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की भी इस पर प्रतिक्रिया आई। केजरीवाल ने नसीहत दी केंद्र सरकार को कि बयानबाजी, बड़ी बड़ी बातें
करने के बजाय यात्रियों की सुरक्षा पर काम होना चाहिए। केजरीवाल ने भी इन पर दुख व्यक्त किया और कहा कि जिन लोगों ने परिजन खोए हैं, दर्द वही जानते हैं। घायलों को और जो मृतक हैं उनके प्रति उन्होंने संवेदना व्यक्त की है। इन सबके बीच बिहार बीजेपी के अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने नीतीश कुमार को आड़े हाथ लिया। उन्होंने कहा कि केंद्र की सरकार और उनकी पार्टी के लोग लगातार काम कर रहे हैं। घायलों को और जो मृतक हैं उनको उनके परिवारों तक सूचना दी गई है, बहुत सारे काम किए। लेकिन उन्होंने कहा कि ऐसे मौके पर नीतीश कुमार का ये बयान संवेदनहीनता को दर्शाता है। अब वो नसीहत दे रहे हैं। ऐसे में इस मौके पर नीतीश कुमार जैसे जिम्मेदार नेता को ये बात नहीं कहनी चाहिए। अश्विनी चौबे ने बहुत सारे बातें कही और वो वही बक्सर के सांसद हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने भी नीतीश कुमार पर हमले किए। अब मोटे तौर पर जो आपको हम कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें बताते हैं कि जो इस देश में बहुत चर्चित रेल मंत्री हुए हैं, ममता बनर्जी के कार्यकाल में 54 जो टक्कर हुई, 839 डिरेलमेंट हुए, 1451 लोगों की मौत हुई ममता बनर्जी की पूरे कार्यकाल में हादसों में। रेल मंत्री नीतीश कुमार, जिनके बारे में अभी वो खुद ही कह रहे थे कि हमने बहुत अच्छा काम किया, 79 टक्कर हुई हैं, 1000 से अधिक डिरेलमेंट हुए हैं और 1527 लोगों की मौत हुई है। लालू प्रसाद यादव भी रेल मंत्री रहे हैं, उनके कार्यकाल में सबसे कम एक्सीडेंट हुए, सबसे कम डिरेलमेंट हुए और अब तक जो पूर्व के रेल मंत्री थे उनके कार्यकाल में एक तरीके से मौतें भी कम हुई। हालांकि लालू से बेहतर काम, बहुत थोड़ा सा कार्यकाल रहा सुरेश प्रभु का, उनके कार्यकाल में टक्कर 20, डिरेलमेंट 207, मौतें 219। सुरेश प्रभु का कार्यकाल मुझे अच्छी तरह याद है कि रिस्पांस टाइम बहुत अच्छा था रेलवे का। अगर आपने ट्वीट भी प्रभु जी को कर दिया तो अपने आप में आपको तुरंत सहायता मिलती थी। अब बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो भी आपके सामने आंकड़ों में हमने रखी हैं। एक्सीडेंट में मौतें घटने के दावे और बेहतर सुरक्षा की बातें करते रहे हैं, लेकिन मौतें घटी हैं। एक आंकड़ा हम आपको दिखा रहे हैं। यूपीए की सरकार के दौरान 1243 लोगों की मौत हुई थी, जबकि 2021 तक के आंकड़े हमारे पास उपलब्ध हैं। बालासोर और तमाम घटनाओं को अब अगर उस दौरान की नहीं है, लेकिन जो ट्रैक रिकॉर्ड हमारे पास उपलब्ध है उसमें मौतें 406 हैं। 10 साल में 50% ट्रैक मेंटेनेंस बढ़ा है, ये सरकार का दावा है और बहुत सारे बेहतर काम हुए हैं, मोदी सरकार के दावे हैं। हालांकि इस सरकार ने रेल मंत्रालय को एक तरीके से जो और बेहतर किया है और रेल बजट को ज़रूर मर्ज कर दिया है आम बजट में। तो बड़ा सवाल यही है, आंकड़े किसी के ज़्यादा किसी के कम हो सकते हैं, सबसे बड़ी बात है। और दुर्घटनाएं होती हैं और कई बार दुर्घटनाएं ऐसी होती हैं जो मानव भूल और मानव जनित दुर्घटनाएं होती हैं। ऐसे में हमको आपको बहुत सारे इस तरीके के हादसे देखने को मिलते हैं। मेरा प्रश्न यही है कुल मिलाकर कि वास्तव में इस तरीके से जो यात्री हैं, क्या विदेशों में भी इस तरह के लगातार हादसे होते हैं? वहाँ क्या सिस्टम है, वहाँ का रेल नेटवर्क कैसे चलता है? तब ये कह के नेता बच जाते हैं कि भाई हमारा नेटवर्क बहुत बड़ा है, लेकिन आप तरक्की भी कर रहे हैं, बहुत सारी आप चीज़ें, बहुत सारे काम आप कर रहे हैं। इस तरीके की चीज़ों को कैसे आपको निजात मिले? मैं अपनी पत्रकार बिरादरी को भी इसका कसूरवार मानता हूँ कि रेल हादसे जब तक 100-200 लोग न मर जाएं उस पर कोई चर्चा भी नहीं करता। बिहार में एक्सीडेंट जो नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस के बारे में मुझे बहुत अच्छी तरह जानकारी है कि हम लोग बचपन से एनी के नाम से इसे जानते रहे हैं। उत्तर से उत्तर पूर्व की पूर्वोत्तर की ओर, उत्तर से पूर्वोत्तर की ओर की ये एक बड़ी बेहतरीन ट्रेन मानी जाती है और ये उत्तर से पूर्वोत्तर को जोड़ने वाली एक तरीके से एक जीवन रेखा, एक धारी बनाती है बीच में दोनों भारत के दो भूभाग को जोड़ने का। तो एक सांस्कृतिक रूप से बड़ी महत्वपूर्ण ट्रेन है और ये ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इसे बड़ी एक ज़माने में बड़ी प्रीमियम ट्रेन थी, या नहीं? अब बहुत सारी वंदे भारत और कौन कौन सी ट्रेनें आ गई हैं, तो बहुत 100 से अधिक प्राइवेट ट्रेनें भी चलाने की बात हुई है। लेकिन सुरक्षा, संरक्षा, इस तरीके की चीज़ें बहुत मायने रखती हैं। हमारे साथ मैं हमारे साथ
बिहार से कांग्रेस के नेता शैलेश सिंह जुड़े हुए हैं। शैलेश जी, बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद। और बहुत वर्षों तक रेल बीट को कवर करने वाले रेल एक्सपर्ट, वरिष्ठ पत्रकार असीम मार्शल साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं उत्तर प्रदेश से। आपका बहुत स्वागत। दोनों मेहमानों का बहुत धन्यवाद, बहुत आभार आप दोनों का। कुछ देर में कुछ और मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। मैं मंथन की शुरुआत असीम मार्शल साहब से करता हूं। असीम भाई, जरा ये बताइए कि हर बार एक्सीडेंट होता है, हर बार वही बातें होती हैं, लेकिन वास्तव में आम आदमी कहीं ना कहीं मौत जिसके घर का व्यक्ति जाता है, असमय काल कलवित हो जाता है, और इस पर 2-4 शोक संवेदनाएं, उसके बाद फिर राजनीतिक उठापटक शुरू हो जाती है। पूरे विश्व के रेल नेटवर्क को देखें और भारत के रेल नेटवर्क को देखें, आपने बहुत वर्षों तक रेलवे को देखा है, बहुत अच्छी तरीके से चीज़ों को कवर किया है। इसका मूल कारण, मूल तत्व क्या है? मेरे मन में बात आ रही थी कि भाई जितने भी बड़े ट्रेन हादसे हुए हैं, पत्रकार भी भूल जाते हैं, उनके फॉलोअप नहीं होते हैं। अगर देखा जाए बड़े हादसों को उठाकर अगर एक रिपोर्ट से एक सीरीज बनाकर हम उसको अगर जाएं और देखें, उनकी रिपोर्ट्स तैयार करें, तो मुझे लगता है जितने बड़े हादसे हैं साल खाड़ के अंदर, साल 6 महीने के अंदर, वो सब ठंडे बस्ते में डाल दिए जाते हैं। जो लोग वास्तव में दोषी होते हैं उनको छोटी मोटी वार्निंग या सजाएं देकर वो मुक्ति पाके बड़े आराम से नौकरी करते हैं। सैकड़ों, 100-100, 200 जानें चली जाती हैं, और इनके जो कसूरवार हैं, इनके जो वास्तव में इन मौतों के जिम्मेदार हैं, वो लोग मुझे लगता है कि बहुत कंफर्टेबल पोजीशन में रहते हैं। देखिए, मैं बता रहा हूँ, ये जो हादसे हैं इसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी तो लापरवाही है। देखिए, एक बात ये है, एज अ टेक्निकल मैं आपको बता रहा हूँ कि ये अभी जो पिछले बार भी हादसा हुआ था, इसमें भी एक बहुत बड़ी लापरवाही थी। और सबसे बड़ी बात, बड़ा दुख होता है मेरा ये बात कहने में, कि भारतवर्ष में अगर सबसे सस्ती कोई चीज है तो वो मानव जान है। संवेदना हो जाती है, लोग एक अमाउंट फिक्स कर देते हैं कि मरने वालों को इतने लाख रुपए, घायलों को इतने लाख रुपए, लेकिन जिन लोगों की वजह से घटनाएं हुई हैं उन पर कोई सख्त कार्रवाई नहीं होती। इस वजह से लापरवाही होती, और ये लापरवाही तभी रुक पाएगी जब हमारी सरकार, हमारा प्रशासन जिन लोगों की वजह से लापरवाही में ये मौतें हुई हैं उन पर सख्त सजा देगा। और जहां सख्त सजाएं हैं, जिस देश में भी आप देखिएगा, वहां पर लापरवाहियां नहीं होती, ये नेग्लिजेंस नहीं होता। आज बड़ा दुख होता है, मैं देखता हूँ कि जो रेलवे के गार्ड्स हैं वो सो रहे हैं कहीं, मतलब जो लापरवाही है वो इस हद तक है। अब उन्हीं ने भी सोच लिया है कि ठीक है, हो गया एक्सीडेंट, अभी ज्यादा नहीं, कुछ ही महीने बीते, आपने देखा होगा कि एक के बाद 3 ट्रेनें लड़ी थी, और अब ये हादसा। और हादसे कम हुए हैं क्योंकि टेक्नोलॉजी कहीं ना कहीं बढ़ी है, लेकिन हादसे क्यों हो रहे हैं ये सोचने का विषय है। और जहां हम 5G टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, और टेक्नोलॉजी इस लेवल पे है कि आज सब कुछ वाईफाई है, बिना वायर के फोन चार्ज हो रहा है, बिना वायर के वाईफाई चल रहा है। इस समय में भी अगर हम टेक्नोलॉजी में कहीं पीछे होके और लापरवाही से ये एक्सीडेंट हो रहे हैं तो ये बड़ा दुख का विषय है। निश्चित तौर पर मेरा ये कहना है, जब तक सख्त कार्रवाई नहीं होगी ये घटनाएं, लापरवाहियां होती रहेंगी, और इसके ऊपर ये सिर्फ लापरवाही है। और शैलेश सिंह जी, बहुत सारी मैं अभी आंकड़े देख रहा था, तो मैंने 2 आंकड़े आज दर्शकों के सामने रखे हैं। आपकी यूपीए कार्यकाल का जो एक आंकड़ा था मेरे पास, और जो मौजूदा उपलब्ध है 2021 तक का, अभी मैं नेट पर जो उपलब्ध है वो एनडीए के कार्यकाल का, नरेंद्र मोदी का। उसमें सरकार भी दावा करती रही कि 50% तक कम हुई हैं दुर्घटनाएं, हादसे कम हुए हैं। और अभी जो पिछला बालासोर की घटना हुई थी उसमें एक सुरक्षा सिस्टम जिसका रेल मंत्री ने कुछ दिन पहले, उस बालासोर दुर्घटना से कुछ दिन पहले ही बहुत जोर शोर से उसको लॉन्च किया था, उस सिस्टम पर भी बहुत सारे सवाल उठे। और एक बार फिर आज यही बात हो रही कि क्या जो सिस्टम रेल मंत्री जी पूरे रेलवे सिस्टम में इंडक्ट कर रहे थे, क्या वो सिस्टम इस वाली ट्रेन में जो एनी नॉर्थ ईस्ट बड़ी प्राइम ट्रेन है, इस पर क्या वो नहीं लगा था? चूँकि मैं बहुत टेक्निकल व्यक्ति नहीं हूँ, लेकिन मुझे
सवाल तो टेक्निकल से टेक्निकल मैं उठा सकता हूं, और ये उठाने का एक पत्रकार होने के नाते मुझे हक भी है। शैलेश सिंह, अनम्यूट करिए कृपया। समझना होगा कि इतने रेल दुर्घटनाएं लगातार क्यों हो रही है। रेलवे के सबसे ज्यादा हादसे पटरी से डिरेल होने के चलते हो जाता है जी। और रेल सुरक्षा में पिछले वित्तीय वर्ष में 1,09,023 करोड़ रुपया रेलवे सुरक्षा के नाम पे 1,23,900 करोड़ रुपए खर्च कर दिए गए सिर्फ रेलवे सुरक्षा के नाम पे। परंतु जाकर के रेल पटरी के मेंटेनेंस के लिए पिछले 10 सालों में मोदी सरकार ने वैकेंसी निकाली ही नहीं। जो कर्मचारी हैं वो इतने दबाव में हैं कि 10 सालों में वो लोग रिटायर होते गए जो लोग मेंटेनेंस करते थे, मगर उसके उनका जो खाली रिक्त पद है 46,000 पद जो है वो रिक्त पड़ा हुआ है सिर्फ पटरी मेंटेनेंस पे जो लोग काम कर रहे थे। इतना बड़ा जो गैप हो गया है मेंटेनेंस का, और लोग जो कर्मचारी हैं इतने दबाव में काम कर रहे हैं जिसके चलते पटरी समय पे मेंटेन नहीं हो पा रही है और मैक्सिमम गाड़ियां जो है वो डिरेल हो जा रही हैं। तकरीबन 1,000 गाड़ियां पिछले 10 वर्षों में डिरेल हुई हैं, जो कि ये काफी चिंताजनक आंकड़ा है। ये हम लोगों की अच्छाई है कि बहुत बड़े हादसे नहीं हुए, मगर परंतु देखे होंगे कि रेल मेंटेनेंस के नाम पे कोरोमंडल इतने बड़े हादसे हुए जो कि रेल इतिहास का सबसे बड़ा हादसा माना जाए जी। और अभी अभी जो हुआ है बिहार में भी हुआ है, ये भी घटनाएं पटरी से ड्रिल होने के चलते हुआ है, जो कि पटरी सही समय पे मेंटेनेंस नहीं हो रहा है, कर्मचारी इतने दबाव में है, सही समय पे पटरियों का मेंटेनेंस नहीं होने के चलते इतने बड़े हादसे हो जा रहे हैं। आखिर हम जो ऑटोमेटिक ब्रेक सिस्टम के नाम पे जो लाखों करोड़ों रुपए हमने खर्च किए, आखिर उसका क्या परिणाम निकला? जब सामने हमें पता चल रहा है कि किसी तरह का सिस्टम खराब है, ऑटोमेटिक ब्रेक सिस्टम क्यों नहीं काम कर पा रहा है? हमने जिनको भी ठेका दिया ऑटोमेटिक ब्रेक सिस्टम के लिए, जिससे भी हमने सिस्टम परचेज किया, उनसे हमने ये क्वेरी क्यों नहीं कर रहे हैं कि जो लगातार रेल हादसे होते जा रहे हैं, क्योंकि ये थोड़े मोड़े वित्तीय व्यवस्था की बात नहीं है, लाखों करोड़ रुपए की बात है। आखिर हमने लाखों करोड़ रुपए सामने वाली कंपनी को हमने दे दिया, और जब रेल हादसे हो रहे हैं तो हमने उनसे क्या क्वेरी की, हमने उस पर क्या क्लेम किया? ये बातें सामने रेल मंत्री कभी भी क्लियर नहीं कर रहे हैं। जो हमारे यूपीए की सरकार में 43,000 करोड़ रुपए का ही मात्र बजट होता था, वह बढ़कर 1,09,023 करोड़ रुपए हो गया। रेलवे सुरक्षा के नाम पे इतने पैसे हम बहा दे रहे हैं, परंतु वो सुरक्षा हमारे जो यात्री हैं उनको नहीं मिल पा रहा है और लगातार रेल दुर्घटनाएं होती जा रही। निश्चित तौर क्या पर एनडीए सरकार, मोदी सरकार इस बात का जवाब दे पाएगी? नहीं, जाहिर सी बात है, सरकार और जो सरकार के लोग या बीजेपी के नेता कहते हैं कि भाई आप लोग काम ही नहीं कर रहे थे, 47,000 करोड़ रुपया खर्च कर रहे थे, वो 3 गुना वो पैसे लगा रहे हैं, काम कर रहे हैं, सुरक्षा संरक्षा कर रहे हैं, और उसके बाद भी आप लोग इस तरह के सवाल उठाते हैं। और जाहिर सी बात है कि भाई अगर कोई अच्छा सॉफ्टवेयर है, कोई अच्छी योजना है, तो उसको वो ला रहे हैं, कर रहे हैं। शैलेश जी, रेलवे सुरक्षा के नाम पे खर्च हो, मगर वो खर्च सामने खर्च तो दिख रहा है कि खर्च हो रहा है, वो कागजों पे तो दिख रहा है, मगर उसका इम्प्लीमेंटेशन मैं वही कह रहा था कि जिस कंपनी को हमने दिया है सुरक्षा के नाम पर लाखों करोड़ रुपए, आज हमारा रेल सुरक्षित नहीं है, यात्री सुरक्षित नहीं है, लगातार रेल हादसे हो रहे हैं, पटरी से 1,000 ट्रेन पिछले 10 सालों में डिरेल हो गई है, तो फिर जाकर के हम रेल सुरक्षा के नाम पे लाखों करोड़ रुपए खर्च कैसे कर रहे हैं? और कहां जा रहा है वो पैसा के तो घोटाला हो रहा है। आखिर घोटाला नहीं हो रहा है तो फिर जिससे हमने सिस्टम खरीदा है, हमने उस पर क्या कार्रवाई की? उस सुरक्षा के लोकसभा में आप लोग क्यों नहीं पूछते भाई? आपके सांसद लोकसभा राज्यसभा में ये क्यों नहीं पूछते? रेल मंत्री को क्यों नहीं घेरते कि भाई दुर्घटनाएं हो रही, बताओ ये पैसा कहां खर्च कर रहे हो? क्योंकि आम आदमी मरता है। आप लोगों की राजनीति के चक्कर में ये ट्रेनें जो हैं हमेशा से राजनीति
इससे ट्रेनों की राजनीति होती रही, ट्रेनें चलाने को लेकर, और अभी भी ट्रेनें चलाने को लेकर राजनीति हो रही। मोदी जी वंदे भारत चलाते हैं, आप लोग कहते हो पूरे देश में झंडी दिखाते घूमते हैं। अरे भाई, कोई अच्छा काम करता है उसकी आप निंदा करते हो, और उसके बाद दुर्घटना पे भी राजनीति करोगे। शैलज जी देखिए, ऐसा है कि मोदी जी, सही बात है, झंडी घुमाते चलते हैं और जाकर के वंदे भारत को चला रहे हैं। उस वंदे भारत को चला रहे हैं जो कि घाटे में चल रहा है, और एक बड़ा प्रोग्राम है कि जब ये घाटे में चलेगा तो जिस तरह से बैंक बिक रहा है, ओएनजीसी बिक रही है, उस तरह से फिर ये वंदे भारत को भी बेच दिया जाएगा अडानी को। तो ये तो मोदी जी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं, और वो दिखाते हैं कि हमने लाखों करोड़ रुपए खर्च कर दिए। उन ट्रेनों का क्या जो कि यात्रियों को लेके चलती है, नॉर्थ ईस्ट से लेके दिल्ली तक और श्रीनगर से कन्याकुमारी तक लेके चलते हैं, जिसमें कि आम जनता ट्रेवल करते हैं, उसके सुरक्षा के विषय में लाखों करोड़ रुपए खर्च कर दिया जाता है उसके नाम पे, और सुरक्षा होती नहीं है। तो मोदी सरकार कर क्या रही है, ये तो जांच का विषय है। इस पे तो सीएजी जांच होनी चाहिए कि भाई आखिर वो लाखों करोड़ रुपए दिया गया किसी कंपनी को, तो क्यों दिया गया और किस लिए दिया गया, जबकि रेल हादसे रुक नहीं रहे हैं। ठीक बात है। मैं मेरे साथ बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार संपादक कौशलेंद्र कुमार जी भी जुड़ गए हैं झारखंड से। कौशलेंद्र जी, बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार वक्त देने के लिए। हादसे बालासोर के बाद बिहार में एक हादसा, 4-5 लोगों की मौत, 4 लोगों की मौत की खबर, लेकिन ये हादसा ठीक है, खबर चला के लोग निकल गए, इस पर कोई चर्चा नहीं कर रहा। आज कुल मिला के स्थितियां परिस्थितियां जो हैं, कौशलेंद्र जी, एक आम आदमी, एक आम इंसान, हमारे आप जैसे लोग इन ट्रेनों में सफ़र करते हैं, जो बड़े इंपॉर्टेंट लोग हैं वो तो विमान में चलने लगे, और बहुत सारे लोग, लोअर मिडिल क्लास का आदमी विमान में चलने लगा, और जो थोड़ा इंपॉर्टेंट कम है वो वंदे भारत में चलने लगा, और हमारे आप जैसे लोग अभी भी नॉर्थ ईस्ट का डंडा पकड़े हुए झूलते हुए चले जा रहे हैं। कुल मिला के अब पता नहीं कब मौत आए और मारे पंजा, पता चला दुर्गेंद्र चौहान कहीं 4 टुकड़ों में पड़े हुए हैं। ये स्थिति है, और वो हालत है ट्रेनों की कि आम आदमी के डिब्बे ट्रेनों में कम कर दिए गए, पैसा कमाओ, वरिष्ठ नागरिकों को मिलने वाली छूट खत्म कर दी गई, मतलब कुल मिला के बंटाधार है ट्रेन का। कौशलेंद्र कुमार। दुर्गेंद्र जी, थोड़ा सा हम आपसे डिफर करेंगे। नहीं, आपके विचारों का स्वागत है, और आप बिल्कुल डिफर करिए, मुझे अच्छा लगेगा। आप और हम लोग जब बच्चे थे, याद होगा, वो लकड़ी वाली सीट हुआ करती थी रेलगाड़ी में जी। पहले लकड़ी वाले के बाद फिर गद्दे वाली सीट आई। हमको याद है, हम सबसे अच्छी ट्रेन देखे थे जयंती जनता एक्सप्रेस जी, जो उस वक्त यहाँ चलती थी दिल्ली समस्तीपुर से जी, वो गाड़ी देखी थी मैंने। फिर बदलाव आए, उसके बाद आया इनका जमाना आया, अपने ग्वालियर वाले राजा साहब जब रेल मंत्री बने थे, माधवराव सिंधिया, उसके बाद आदर्श स्टेशन बनने लगे और बहुत डेकोरेट, और फिर शताब्दियां चलने लगी, शताब्दियां चीजें बदलती गई, और आज हमारे स्टेशंस जो हैं हवाई अड्डे से कम नहीं दिखते। अब विकास हो रहा है तो थोड़ा बहुत, अभी दुर्घटना की कोई मतलब, दुर्घटना है, दुखद है, नहीं होनी चाहिए, लेकिन इन दुर्घटनाओं को लेकर विकास को नकार देना और ये इस तरह बातें, पता नहीं, मुझे व्यक्तिगत तौर पे हजम नहीं होती। नहीं, मैं बहुत साधुवाद, क्या अच्छा लगा, मैं आपको बहुत साधुवाद देता हूँ, बहुत बधाई देता हूँ कि भाई आप अच्छी बात है, विकास दिखना चाहिए, चमचमाते स्टेशन दिखने चाहिए, लेकिन अगले स्टेशन पर जाकर ट्रेन पलट जाए और 200 लोग मर जाएं, उसको हम नजरअंदाज भी नहीं कर सकते। साथी हैं, बहुत वर्षों के बाद हमने और अनुपम ने बहुत साथ काम किया है मैदान में बतौर रिपोर्टर। बहुत अच्छा लग रहा है अनुपम को आज देखकर, मुलाकात वर्षों बाद हुई। बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार के न्यूज़ को वक्त देने के लिए अनुपम भाई। मैं सीधे आप ही के पास आ रहा हूँ। चर्चा एक पहलू कौशलेंद्र जी ने बहुत अच्छा रखा, और जाहिर सी बात उस पहलू को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता कि भाई विकास हो रहा है। जो सड़ांध वाले स्टेशन थे, बजबजाते स्टेशन, कौशलेंद्र भाई आ रहा हूं मैं आपके पास, मैं आ रहा हूं आपके पास, बजबजाते स्टेशन, गंदगी,
उससे तो कम से कम चमाचम स्टेशन हमको दिख रहे हैं, एक से एक स्टेशन दमादम, ऐसा लग रहा है हवाई अड्डे फेल हैं। लेकिन मैं एक पत्रकार की दृष्टि से इसको देखता हूं, और कौशलेंद्र भाई भी पत्रकार हैं, अनुपम शशांक भी खाटी पत्रकार हैं, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है इस बात को। लेकिन मैं इसको दूसरा पहलू उस तरह देखता हूं कि एक शोरूम बड़ा जबरदस्त है, दुकान बड़ी जबरदस्त सजी है, चमाचम बिल्कुल, बहुत बढ़िया रिसेप्शनिस्ट बैठी हुई है, एक से एक मार्केटिंग के लोग बैठे हैं टाई लगाए, लेकिन जब प्रोडक्ट आप घर ले जाओगे तो माथा इसे पकड़ लोगे, भैया कौन सा प्रोडक्ट ले आए हम ये। तो हम रेलवे को फिलहाल इस दृष्टि से, अभी फिलहाल आज की दृष्टि से मैं देखने को मजबूर हूं, क्योंकि मैं बहुत व्यथित हूं इस हादसे के बाद। हो सकता है कि मैं अंडर रेट कर रहा हूं। तो एक तो पहले कौशलेंद्र भाई कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद फिर इसी सवाल के साथ मैं जाऊंगा अनुपम शशांक के पास। कौशलेंद्र भाई कंप्लीट करिए। बंधु, पहले भी हम लोग रिपोर्ट करते थे कि दुर्घटना हुई, कभी होता था नक्सलियों ने कर दिया, कभी हुआ कि मानवीय चूक है, और उसके बाद फिर हम लोग आंकड़े दिखाते थे, इस साल इतना हादसा हुआ, इतना मरा, फलाना हुआ, ढिमकाना हुआ। लेकिन आज की तारीख में हादसे होने के बाद जो तत्परता होती है ऑपरेटर्स की, वो तत्परता भी काबिले तारीफ है। कल रात में जब दुर्घटना हुई, जैसे ही हमें सूचना मिली, रात में हम लोग एक्चुअली ऑफिस में होते नहीं है, लेकिन जागते रहो वाली बात रहती है, उसी वक्त अश्वनी चौबे जी को मैंने फोन किया। अश्वनी चौबे जी उस वक्त भागलपुर में थे, और वो तत्काल वहां से लौटकर नौगछिया पहुंचे थे, और नौगछिया से वो वापस लौटकर 5 बजे ऑन द स्पॉट थे। और रघुनाथपुर उन्हीं के एरिया में आता है, बक्सर जहां से वो सांसद है। तो इस तरह से मंत्री का पहुंच जाना, और रेस्क्यू की गाड़ी डीडीयू से भी आ गई, हालांकि ये दानापुर डिवीजन लोकल सांसद, पहली जिम्मेदारी उनके लोकल सांसद की है, उनको वोटों की चिंता है, ऐसा नहीं है। देखिए बहुत कटु बात है, मैं नेता नहीं हूं, मैं कहूंगा नहीं इस वक्त, हो सकता है बहुत इस वक्त ये बात नहीं कहनी चाहिए मुझे। अगर वो नहीं पहुंचते, हाँ, तो आप क्या कहते? तब ये भी कहते कि सांसद नहीं पहुंचे, तब भी हम ये कहते देखिए हमारा आपका काम है कसौटी पर कसना। हाँ, अच्छा किया वो आपका काम है, जो अच्छा नहीं किया वो आपसे हम कराकर रहेंगे। दुर्गेंद्र जी, दुर्घटना हुई, जिनके परिजन गए, बहुत दुखद है, क्या चूक है इसको सुधारने की कोशिश हो, लेकिन एकाध दुर्घटना के चलते सीधे डेवलपमेंट को साइन ऑफ कर देना। नहीं, एकाध नहीं, अभी बालासोर की बड़ी भयानक, भारत के रेल इतिहास की सबसे भयानक दुर्घटना हुई, उसमें एनआईए घुस गई, उसमें सीबीआई घुस गई। अब पता नहीं लग रहा कि कोई वो अमेरिका की एजेंसी भी आगे जांच करने लगे, कहा उसमें अभी कुछ नहीं निकला, पता ही नहीं कहां क्या है। मैं अनुपम के पास जा रहा हूं, कौशलेंद्र जी आ रहा हूं आपके पास। अनुपम जी, जो पहलू कौशलेंद्र जी ने रखे, बहुत सारी चीजें हमने रखी, लेकिन वास्तव में जो मूल कारण यह है, अभी कांग्रेस के नेता ने एक आंकड़ा दिया कि भाई 46,000 पद खाली हैं। डिरेलमेंट क्यों होता? पटरियां गड़बड़ या डिब्बे गड़बड़ या कोई मानव भूल? आपने भी बहुत वर्षों तक रेलवे को बहुत करीब से देखा है, अपराध की रिपोर्टिंग आपने की है, राजनीति को आपने देखा है, और इस तरह के हादसों पे बहुत रिपोर्ट किया है, मेरे संज्ञान में जैसा है। इस तरह की चीजों के लिए किसको जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए? अनुपम, मेरी आवाज आ रही है? हाँ, दर्शक सुन रहे हैं, बोलिए कृपया। सबसे पहले तो बहुत अच्छा लग रहा है, 29 सालों के बाद दुर्गेंद्र भाई को देख रहे हैं। हम लोग कानपुर में एक साथ रिपोर्टिंग किए हैं जी, और आज देख के इतनी खुशी हुई जी। दूसरा, आज ही अखबार में एक झारखंड में एक अखबार में हमने पढ़ा कहीं पे कि लातेहार में एक ट्रेन के ड्राइवर ने ट्रेन रोक दिया, और इसलिए रोक दिया, आधे घंटे तक ट्रेन रुकी रही एक स्टेशन के पास, क्योंकि वो बोला मैं बहुत थक गया हूं। जी। अब वो थक गया है, इसका मतलब कहीं ना कहीं जो अभी आपने कहा कि 46,000 रिक्तियां हैं, तो इसका मतलब केवल स्टेशन को एरोड्रोम बना देने से, एयरपोर्ट बना देने से, मैंने एयरपोर्ट का लुक दे देने से, साफ सफाई कर देने से ट्रेन ट्रेन का जो परिचालन है वो नहीं सुधरेगा। अगर रिक्तियां हैं तो रिक्तियां भरनी पड़ेंगी। ये पर्टिकुलर एक्सीडेंट क्यों हुआ, ये तो इसके डिटेल बाद में पता चलेगा कि फिश प्लेट टूट गया था या कुछ बदमाशी हुई, क्या हुआ ये तो भी पता नहीं है। खैर हमको पता नहीं है कि किस कारण से हुआ। अब लेटेस्ट, हम चूंकि मेरी तबीयत थोड़ी नासाज है तो हम सो गए थे, अब पता नहीं ड्राइवर को नींद आ गई, क्या हुआ कुछ नहीं हुआ। जैसे हमारी तबीयत नासाज हुई, हम सो गए, तो ये भी ड्राइवर क्या थका हुआ था, नहीं कर सकते। दूसरा ये, जहां तक मेरे दोस्त कौशलेंद्र का नाम कौशलेंद्र जी,
ये जो बातें कर रहे हैं, पहले तो अगर कोई ट्रेन दुर्घटना होती थी तो मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए मंत्री जो हैं वो रिजाइन कर दिया करते थे। अब तो पिछले कई वर्षों में ये भी देखा जा रहा है कि कितनी भी बड़ी दुर्घटना हो जाए कोई मंत्री रिजाइन तक नहीं करता। और जहां तक वो रेस्क्यू ऑपरेशन है, तो क्या रेस्क्यू ऑपरेशन तो हमेशा से हुआ है। रेस्क्यू ऑपरेशन में जब सरकारी तंत्र आते हैं, उसके पहले लोकल विलेजर्स आकर के रेस्क्यू करने की कोशिश करते हैं। जी जी। तो ये कहना कि अब जो है एमपी आ गए, एमएलए आ गए और डीआरएम आ गया, ये कोई बात नहीं है। रेस्क्यू करना तो उनका, अगर एक्सीडेंट हुआ है तो रेस्क्यू तो करना ही करना है उनको। और इस देश की जितनी बड़ी भी ट्रेन हादसे हुए हैं, जितने भी बड़े ट्रेन हादसे हुए हैं, 2-4 के मौके पर मुझे भी जाने का मौका मिला है, उन पे ये दुर्योग ही है, संयोग तो नहीं है। ऐसी घटनाओं को रिपोर्ट करना एक दुर्योग ही है, पीड़ा। लेकिन हम लोग पत्रकार उसको अपने तरीके से देखते हैं, बहुत संवेदनहीन हो जाते हैं हम लोग इस तरह की घटनाओं को रिपोर्ट करते करते। वहाँ पर सबसे पहले जो आते हैं वो लोकल्स ही आते हैं, मदद वही करते हैं। सबसे पहले जो आते हैं लोकल्स ही मदद करते हैं। लेकिन ठीक है, जो पहलू चमाचम पहलू उसको देखें, अच्छी बात है। लेकिन जो आपने एक अभी लातेहार की एक घटना का उदाहरण दिया कि भाई ड्राइवर ने कहा कि अब आगे नहीं बढ़ेंगे हम, अब मुझे नींद आ रही है। तो एक तो जो पायलट सिस्टम है रेलवे का वो कितना ओवरलोडेड है, कितना वो थके हैं, परेशान हैं मेंटली, क्या उनकी काउंसलिंग हो रही है, क्या बहुत सारी चीज़ें होती हैं, क्योंकि ट्रेन चलाना बहुत ऐसा साधारण काम नहीं है। एक ये वाला स्टाफ जो ड्राइविंग वाला स्टाफ है, पायलट वाला स्टाफ है, और दूसरा जिसका मुद्दा शैलेश सिंह ने उठाया कि 46,000 पद ट्रैक मेंटेनेंस पर खाली हैं। 46,000 पद पूरे देश में ट्रैक मेंटेनेंस करने वालों के खाली हैं। उन पदों को कैसे भरा जाएगा? अब हमें पता नहीं, हो सकता उनको भी ठेके पर दे दिया गया हो, जाओ भैया ट्रैक मेंटेनेंस करो। अनुपम, हम लोग तो पत्रकार हैं, हम लोग को कोशिश करनी चाहिए कि कभी, जैसे अभी आपने किसी से मजाक किया ना कि आप लगता है बहुत दिन ट्रेन में चले नहीं है, ट्रेन में चलिए भी, और कभी ट्रेन में किसी स्टेशन पे जाके उसके रिटायरिंग रूम में भी रुकिए। अभी जैसे कुछ दिन पहले हमको मौका मिला पटना जाने का, तो पटना गए, तो पटना में केवल 2 घंटे का काम था। और चूंकि पटना में मेरा घर है तो अपने घर भी नहीं गए, क्योंकि 2 घंटे का काम था। फिर उसके बाद एक ट्रेन थी, उसी से वापस आ जाने का। हम सोचे कि अगर पटना जाएंगे, और क्योंकि मेरे बहुत सारे रिलेटिव्स रहते हैं वहां पे, तो अगर किसी एक के यहाँ गए, दूसरे के यहाँ नहीं गए, तो वो भी एक इशू बन जाता है। तो हम सीधे यहाँ से रांची से पटना गए ट्रेन से, और रिटायरिंग रूम बुक किए, और रिटायरिंग रूम बुक करके 2 घंटे का काम तक करके वापस आके रिटायरिंग रूम रह गए। वहां की स्थिति इतनी भयावह थी, भयावह इन द सेंस की खराब थी। वहां पे जब बात करना शुरू किया हमने, तो ये पता चला कि यहाँ पे आज के दिन एक आदमी नहीं रिटायरिंग रूम देखने वाला। हाँ। और उल्टा उस जो टीटी का जो जहां से बुक होता है, उसने हमसे कहा कि क्यों नहीं किसी एमपी को बोल देते हैं, आप लोग राज्यसभा एमपी को बोल देते हैं, किसी लोकसभा एमपी को बोल करके थोड़ा इसका कुछ उपाय करवाइए। एक आदमी नहीं है। वो रिटायरिंग रूम हम पहुंच गए थे 7, साढ़े 7 बजे सुबह में, हमको 9 बजे तक वेट करना पड़ा, क्योंकि एक आदमी दानापुर से आया, फिर वो आके दरवाजा खोला, तब जाके रिटायरिंग रूम मिला हमको। देखिए असीम मार्शल, अनुपम सेसांग ने उन्होंने कहा कि ये भारतीय रेल के बारे में बहुत सारी कविताएं भी हुई हैं, और लोगों ने कहा कि भाई ये ट्रेन की बोगी आपने भोगी कि नहीं भोगी। तो इन्होंने ट्रेन की बोगी नहीं, इन्होंने रिटायरिंग रूम को भोग लिया, कि वो उस भोगने का मतलब उसका लाइव अनुभव ले लिया अनुपम सेसांग ने। आप उत्तर प्रदेश से हैं असीम जी, क्या वास्तव में अच्छी बात है? अब मैं फिर अब उस बात पर बिल्कुल अडिग हूं, जो कौशलेंद्र भाई ने कहा, मैं अडिग हूं। मैं इस बात से 50% सहमत हो सकता हूं कि अच्छा कपड़ा, अच्छा चेहरा, लाली लिपस्टिक लगा के आदमी बिल्कुल फिट हो जाए, कोई दिक्कत नहीं, उसका लीपा पोती अच्छी हो जाए, अच्छा स्टेशन बन जाए, वर्ल्ड क्लास सुविधाएं मिल जाए। लेकिन पटना जैसा मतलब राजधानी, और वहां की ये दशा बता रहे हैं अनुपम सेसांग। मैं विषयांतर नहीं करूंगा, लेकिन साथ साथ इसको लेकर भी चल रहा हूं। सुरक्षा, संरक्षा, एक उदाहरण अनुपम ने दिया कि ड्राइवर सो गया, उसको थकान आ गया, उसने कहा भैया मैं गाड़ी नहीं चलाऊंगा, आगे रुक जाओ जरा। तो ट्रेन की ये दशा है, क्या टैक्सी हो गई, क्या बस हो गई, कि ट्रेन का ड्राइवर गाड़ी खड़ी करके, वो बिहार में हुआ, हो सकता है कि चुटकुला बन जाए कि बिहार में तो सब ऐसा ही होता है, लेकिन वो बिहार का मसला नहीं, वो ट्रेनों की समस्याएं हैं अपने आप में। और इसी तरीके से ट्रैक मेंटेनेंस का मुद्दा है, इसी तरीके से जो सुरक्षा का मुद्दा है, बहुत सारी, बजट बहुत बढ़ गया, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं,
काम भी हो रहा होगा, उसको भी हम नहीं नकार सकते, लेकिन वास्तव में आम आदमी जो रेल में चलता है, अभी भी आम आदमी रेल में चलता है, उसकी सुरक्षा कैसे होगी? असीम मार्शल, असीम भाई। मुझे लगता है नहीं, ये सवाल मैं कौशलेन जी की तरफ टॉस कर रहा हूं। कौशलेन जी, देखिए दुर्गेंद्र जी, मजम्मत कीजिए, सरकार की मजम्मत कीजिए। गलती हुई है, दुर्घटना हुई है, ठीक है, स्टाफ की कमी है, जैसे अभी अनुपम जी ने कहा पटना रिटायरमेंट। हेलो, हाँ बोलिए बोलिए, कोई क्रॉस करेक्शन हो रहा है। हाँ, बाकी लोग बंद कर लें, अगर कोई हमारे एक मेहमान बोल रहे हैं तो बाकी लोग बंद कर लें जी। बाकी लोग साउंड बंद कर लें, कृपया ऑडियो बंद कर लें। कौशलेंद्र जी बोलिए। तो पटना रिटायरिंग रूम, अनुपम भाई को भी याद होगा कि जब पटना रिटायरिंग रूम बनाने की बात हो रही थी लालू जी के जमाने में, पटना स्टेशन को लेकर बड़ी बड़ी बातें हुई थी, बहुत सुंदर बना है पटना स्टेशन, इतना बढ़िया काम हुआ है। शायद इसी चीज को सुन के या याद करके ये भी सोचे होंगे घर नहीं जाके चलो यार पटना का रिटायरिंग रूम देख लेते हैं। द केस इज ऑफ मेंटेनेंस। अभी क्या हो रहा है, पहल तो हुई थी, पटना स्टेशन भी जो हम लोग वो वाला पटना स्टेशन देखे थे, वो पटना स्टेशन आज नहीं है। हर स्टेशन बदला है, और मैं नहीं कह रहा हूं कि इन्हीं की सरकार में बदला है, बदलाव शुरू से रेल में निरंतर बदलाव हो रहे, लेकिन अब ये मजम्मत हम करें कि आप सुपर फास्ट ट्रेन दौड़ाने में लगे हो तो आप फलाने में नहीं, ये इसका कोई तर्क नहीं। सुपर फास्ट ट्रेन जितनी ज्यादा चल जाए अच्छी बात है भाई, अच्छी बात है। हम लोग इस बात को हम लोग उठाएं कि ट्रैक मेंटेनेंस का स्टाफ नहीं है तो ट्रैक क्यों वही कौशलेंद्र भाई, उसी पे तो चर्चा हो रही है, उसी पे चर्चा हो रही है। बोलिए। मतलब चर्चा के दौरान हम लोग थोड़े राजनीतिक हो जाते हैं ना। देखिए स्वभाव है, राजनीति तो ऐसी है ना, जब बच्चा जन्म लेता है राजनीति वहां शुरू हो जाती है। हमारे आपके जीवन में राजनीति घुली है, तो उसको इतना तो मतलब थोड़ा व्यायाम करिए। बोलिए। तो अब ये जो है जहां जहां कमियां हैं, उन कमियों को जो हम लोगों का काम है हम लोग उजागर करें। हम लोग नारद हैं, नारद का काम ही है कमी बताना, कमी बताए और सरकार उस कमी को दुरुस्त करे। जो आपने कहा ना कि हमें स्क्रू तो टाइट करना होगा, हमें कसौटी पे लेना होगा, कसौटी पर तो कस रहे हैं, आज भी कस रहे। ये दुर्घटना हुई, 6 मरे या 66 मरे उससे मतलब नहीं, मरे तो डिरेल तो हुआ। अभी हाल में आपने कहा वो उड़ीसा में जो डिरेलमेंट बालासोर हाँ, इतना बालासोर वाली घटना हुई, उससे भी सबक नहीं लिया लोगों ने। सफाई देने वाले जो हैं वो तो सफाई देंगे कि भैया ऐसे हुआ वैसे हुआ फलाना हुआ। जैसे अनुपम भाई ने एक बात कही कि पहले लोग नैतिकता में इस्तीफा देते थे, 2 ही मौका है, एक इस्तीफा हुआ था शास्त्री जी का और दूसरा हमारे नीतीश बाबू का, और बाकी कोई नैतिकता वाला तो आज नीतीश बाबू ने आज खम ठोक कर कहा भी कि जब मैं था तो बहुत अच्छा था, उस पर भी बयानबाजी शुरू हो गई। तो हर चीज में सियासत है, अब तो परसेंटेज में सियासत है। अरे मतलब मूल सवाल का जवाब तो दे दीजिए कौशलेंद्र जी, कैसे सुधरेगा? मैं आ रहा हूं आपके पास। शैलेश जी, सुधरेगा, हम कसौटी पर कसते रहेंगे और सरकार ये चूक। अरे हम ही तो भूल गए हैं, हम ही आप 4 जने बैठे हैं, बाकी देश के किसी भी चैनल अखबार तो खैर काम कर रहे हैं, मैं देख रहा हूं इस घटना को अच्छे से लिया, लेकिन जो जिसको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कहते हैं वो सब गायब हैं, वो सब हमास पे लगे हुए हैं कि हमास पे, भारत में कितने हमास के समर्थक हैं इस पे लग गए हैं। वो भारत की ट्रेन और यात्रियों की सुरक्षा की चिंता नहीं उनको। दुर्गेन जी, जब आपके कोऑर्डिनेटर ने मुझसे टॉपिक पे बात की थी ना, उसी वक्त मैं मेंटली प्रिपेयर हो गया था कि बी पॉजिटिव, आवर नेशन इज चेंजिंग, नो डाउट। गलतियां हो जाती हैं, इसका सुधार होगा, मुझे भरोसा है। और ये गलती हुई है, अब किसकी गलती हुई है? ट्रैक को किसी ने गड़बड़ किया, क्या किया नहीं किया, इस पे सियासी बयान क्या होगा, लेकिन शासन किसी का हो, व्यवस्था जो को भरे सरकार, इसलिए हम मुहिम चलाएं या हम इस पर बात करें, और दिनानुदिन चीजें दुरुस्त हो रही है। ठीक बात, पहले वाली बात नहीं है, अब मजा आता है। ठीक बात है। शैलेश जी के पास जाऊंगा, शैलेश जी उंगली उठा रहे थे, बताइए। ऐसा है कि सिर्फ रेलवे सुरक्षा, ट्रैक की सुरक्षा पे 46,000 पद खाली है जी। पूरे सुरक्षा इंतजाम पे 1,73,000 पद खाली है, और पूरे रेलवे पे 2,74,000 पद खाली है। लगभग 3 लाख पद जो है वो रेलवे का खाली है।
अब हम कितना भी डिवाइस लगा ले, सुरक्षा के नाम पे लाखों करोड़ रुपए खर्च कर दे, परंतु जब तक हम ये रिक्तियां भरेंगे नहीं, तब तक सुरक्षा का कोई भी उपाय नहीं हो सकेगा। आपने एक बहुत चर्चा के विषय में बहुत ही अच्छी बात कही कि रिसेप्शनिस्ट हमने बहुत अच्छा बना दिया, रिसेप्शन भी हमने बहुत अच्छा बना दिया, स्टेशन को एयरपोर्ट के तर्ज पे बना दिया, एरोड्राम बना दिया, एकदम स्टेशन में हमने ट्रॉली भी लगा दी। परंतु जो उस रेल पे चढ़ते हैं, उस रेल पे जो इंतजाम है सुरक्षा का, उसको चलाने का जो इंतजाम है, ड्राइवर की वैकेंसी कम हो रही है। पहले होता था कि 8 घंटे अगर रेलवे में ड्राइवर ने काम कर लिया, उसके बाद जाकर के उसको हटा दिया जाता था कि भाई दूसरा। तो अभी भी ऐसा हो रहा होगा, अभी भी ऐसा हो रहा होगा, मुझे नहीं लगता कितनी लापरवाही हो रही होगी। ऐसा हो गया है, आज के संबंध में ऐसा हो गया है कि वही ड्राइवर 12-12 घंटे से ऊपर जाकर के उस रेल को चला रहा है। तो सुरक्षा कौन चलाएगा? जब ड्राइवर ही सुरक्षित नहीं रहेंगे तो रेल सुरक्षा के नाम पे हम करोड़ों रुपए खर्च कर दें, वो व्यर्थ ही जाएगा। तो अभी 3 लाख पद, लगभग 3 लाख पद जो है, वो एक आरटीआई से हमें जानकारी मिली थी कि लगभग 3,02,74,000 पद खाली हैं। इन पद को जब नहीं, शैलज जी इसको जरा समझने की कोशिश करिए। मैंने भी बहुत नहीं समझा है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो पद आप कह रहे हैं इतने लाख पद खाली हैं, हो सकता है कि वो किसी को आउटसोर्सिंग में मोदी जी की सरकार ने दे दिया हो, वो काम आउटसोर्सिंग से वो करा रहे हो, आप खाली पद का झंडा लिए घूम रहे हो, भैया रोजगार दो रोजगार दो रोजगार दो। ये भी तो हो सकता है ना। तो काम तो हो ही रहा होगा ना, ऐसा तो नहीं कि वो काम नहीं हो रहा होगा। रेलवे ने खुद ही अपनी इंक्वायरी में डिक्लेयर किया है कि ये पद जो है उसको वैकेंसी को निकालना है और उसको भरना है। ये रेलवे ने डिक्लेयर किया है। वो आउटसोर्सिंग वाला जो पद है वो अलग है। 2,74,000 पद वो खाली हैं जो रेलवे के सैलरी पे आएंगे, जो रेलवे के डायरेक्ट सैलरी, सरकारी सैलरी पे आएंगे, वो अनुबंध पे नहीं आएंगे। अच्छा, मेरा एक और प्रश्न है, आपसे बहुत खरी बात करना चाहता हूं। ऐसा तो है नहीं कि 9 साढ़े 9 साल में ही सब चौपट हो गया। उससे पहले तो आप ही लोग चला रहे थे ट्रेन, है ना? उससे पहले तो ट्रेन आप ही लोग चला रहे थे, है ना? और हम हैं पत्रकार, सारे लोग यहाँ जो बैठे हैं, है ना? तो कुल मिलाकर हमसे आप कोई ना बीजेपी का, ना कांग्रेस का, ना अन्य दल का कोई अपेक्षा ना करेगा हम उसके साथ खड़े होंगे। हम जनता के साथ खड़े हैं और उसके लिए सवाल पूछेंगे, और उसके लिए थोड़ा कट भी बोलना पड़े। अगर हमारे ऊपर आरोप भी लगे कि हम पार्शियल हैं, हम पक्षपाती हैं, क्योंकि आजकल ट्रेंड चल पड़ा है कि अगर भाजपा के मन की ना करो तो ये कांग्रेस वाला पत्रकार, उसके कांग्रेस की मन के ना करो तो ये के संगी है, और कुछ नहीं बचा तो बोले मनवादी है। अब ये है, तो अब सारी गालियां सुनने के लिए तैयार हैं, लेकिन सवाल पूछेंगे, धस के पूछेंगे, और जो कहना है, जो बात दूसरों को कहनी चाहिए, अब हम पत्रकारों को कहनी पड़ेगी। शैलज जी, आप कैसे बच सकते हैं इससे? रेलवे सुरक्षा के नाम पे यूपीए सरकार, मनमोहन सरकार ने जो आज सुरक्षा सिस्टम दिख रहा है कि मोदी जी खरीद रहे हैं, 2012 में मनमोहन सरकार ने यह फैसला किया था कि रेलवे सुरक्षा की जो है ऑटोमेटिक ब्रेक सिस्टम वो इंडिया में डेवलप किया जाए। आज जो हम ऑटोमेटिक ब्रेक सिस्टम लगा रहे हैं वो हमारा भारत का डेवलप किया हुआ है, और ये मनमोहन सरकार की सोच थी। परंतु आज की सरकार ने जब लाखों 1,09,023 करोड़ रुपए, कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं होता है, 1,09,023 करोड़ रुपए जब हम खर्च कर देते हैं, सामने वाली को, कंपनी को देते हैं ऑटोमेटिक ब्रेक सिस्टम के लिए, और वो जब हम एक्सीडेंट होता है, कोरोमंडल जैसी ट्रेन, 3 ट्रेन एक साथ टकरा जाती है और ब्रेक सिस्टम हमारा काम नहीं करता है, पटरी से डिरेल हो जाती है बक्सर में ट्रेन और वो ऑटोमेटिक ब्रेक सिस्टम काम नहीं करता है, तो क्या वो कंपनी से हमने कभी जवाब मांगा? क्या मोदी सरकार ने कभी हो सकता मांगा हो? भाई सरकार कांग्रेस को थोड़ी बताने आएगी कि हमने जवाब मांगा। आप लोगों के तो सदन में भी बड़ी मुश्किल रहती बोलने में, आपको जवाब थोड़ी देंगे। हो सकता मांगा हो भाई, हम हमारे से बहुत अदने से लोगों को सरकार थोड़ी बताने आएगी। हो सकता किया हो, लेकिन हम अपना काम करेंगे। जी हाँ शैलेश जी बोलिए। लगता है सरकार के जो प्रवक्ता करके बताते हैं कि हम क्या जांच कर रहे हैं, हम किस तरह की जांच कर रहे हैं, ये सारे चीज सरकार के प्रवक्ता बताते हैं। उन्होंने कभी नहीं बताया कि हाँ भाई हमने कंपनी को चार्ज किया है कि भाई जो हमने 1,09,023 करोड़ रुपए खर्च किए हैं वो हमने कंपनी से वापस। अच्छा, एक और छोटा सा सवाल आपसे कर रहा हूं, चूंकि बीजेपी के साथी को हमने बुलाया था लेकिन आज वो डक कर गए।
वो डक कर गए, आए नहीं। वो बीजेपी में आजकल ये शुरू हो गया है कि वो कहते हैं कि भैया मुझे ये मुद्दा सूट नहीं करता, जो सूट करेगा उसमें आएंगे, लेकिन हमें जनता के सारे मुद्दे सूट करते हैं। हम तो जनता के मुद्दे पर बोलेंगे, बात करेंगे। शैलेश जी, एक सवाल बहुत खरा है। अगर स्टेशन अच्छे बन रहे हैं, इसको हम दूसरी तरीके से देख लेते हैं। हम ही ने इस बात को कहा कि भाई रिसेप्शन अच्छा बना दिया, वो बना दिया, प्रोडक्ट भी अच्छा करो, एक पहलू ये है। लेकिन दूसरा पहलू ये है कि क्या स्टेशन अच्छे नहीं होने चाहिए थे? क्या वॉशरूम जो बचाते थे, क्या वो अच्छे हो गए तो नहीं अच्छे होने चाहिए थे? क्या एकदम जरूर होनी चाहिए। आज अगर स्टेशन में सफाई हो रही है तो ये खुशी की बात है। सारे जनता, क्या हम लोग सारे लोग यूज करते हैं उसको, आप पत्रकार होकर के भी यूज करते हैं, हम नेता होकर भी यूज करते हैं, ये अच्छी बात है। परंतु जिस सुरक्षा के नाम पे हम लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर देते हैं, वो सुरक्षा नहीं रहेगी तो ये सफाई होकर के क्या होगा? हमारा जान सबसे ज्यादा जरूरी है, एक कीमती जान है। जिन लोगों का जान गया उनका पूरा परिवार तबाह हो जाता है। तो जिस सुरक्षा के नाम पे हमने लाखों करोड़ रुपए खर्च कर दिए, वो उस बात का सरकार कभी भी ब्यौरा नहीं दे पाती है। तो ये सबसे ज्यादा जरूरी है। ये तो बहुत खुशी की बात है कि भाई रेलवे साफ हो, मगर सुरक्षित भी हो, इस बात की चर्चा होनी चाहिए। सुरक्षित नहीं है तभी हम लोग आज चर्चा में बैठे हुए हैं। हम लोग कभी भी इस बात की चर्चा नहीं कर रहे हैं कि हाँ भाई वहां ट्रॉली लग गई, एयरपोर्ट की तरह हो गया, ये चर्चा का विषय नहीं रहेगा। परंतु जाकर के रेल हादसे जब होंगे, जब जान माल का नुकसान होगा, किसी के परिवार, सैकड़ों परिवार तबाह हो जाते हैं। आज कोरोमंडल एक्सप्रेस जो हादसा हुआ, और रेल हादसे के इतिहास में सबसे बड़ा हादसा माना जाता है उसको। 3 ट्रेनें एक साथ टकरा गई, तभी हम लोग चर्चा के विषय में बैठे हैं। ठीक बात है शैलेश जी, ठीक बात है। मैं अंतिम टिप्पणी के लिए वरिष्ठ पत्रकार अनुपम शशांक के पास जाऊंगा। अनुपम, कुल मिलाकर जो परिस्थितियां हैं रेलवे की, बहुत सारे आंकड़े शैलेश सिंह ने आरटीआई के माध्यम का हवाला देकर उन्होंने सामने रखे हैं। इतनी सारी रिक्तियां, इतना सारा, वो जाहिर सी बात, अगर 3-3 लाख कर्मचारी कम होंगे तो वो सिस्टम एक तरीके से चरमरा जाएगा। अनुपम, देखिए, अभी कुछ दिन पहले एक किसी न्यूज चैनल में अश्विनी वैष्णव जो रेल मंत्री हैं, वही है ना शायद अभी तो? जी वही है। तो वो अपना प्रेजेंटेशन दिया उन्होंने, और काबिले तारीफ, माने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, वंडरफुल जी, बहुत बढ़िया। वो किस तरह से वो जो रेलवे का प्रॉपर्टी है, और जो प्रॉपर्टी रेलवे ट्रैक्स के आसपास जो खाली जमीनें हैं, उनका किस तरह से बेहतर इस्तेमाल हो सकता है। कॉमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन जबरदस्त था। लेकिन रेलवे का फोकस केवल और केवल पैसा कमाना नहीं होना चाहिए। फ्रेट से रेलवे को पैसा आता है, पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन से पैसा कम आता है। लेकिन रेलवे का प्रायोरिटी ये होना चाहिए कि जो पैसेंजर या फ्रेट ट्रांसपोर्टेशन है, दोनों, स्पेशली पैसेंजर्स, सेफ रहें। तो सेफ्टी के ऊपर प्रायोरिटी रख करके और सेफ्टी के ऊपर खर्च होना चाहिए। और सेफ्टी सबसे बड़ी बात है कि अगर एम्प्लॉयज की कमी होगी, जैसा आज हमने देखा लातेहार में, कि अगर वो ड्राइवर, लोगों का पायलट अगर ये बोल रहा है कि मैं थक गया हूं, एक्स्ट्रा ड्यूटी आवर्स कर रहा हूं, और वो 45 मिनट तक अपनी ट्रेन को रोक करके बोला कि अब आगे मैं नहीं जाऊंगा, जबकि तो कुछ किलोमीटर और आगे जाकर के वहां ड्राइवर चेंज करना था उसको। लेकिन उसको किसी तरह फिर वहां के जो स्टेशन मैनेजर ये लोग हैं, वो समझा करके उसको फिर तब 45 मिनट के बाद वो आगे बढ़ा है। इसका मतलब कि कहीं ना कहीं केवल कमर्शियल एस्पेक्ट को एक्सप्लॉइट करने की जरूरत नहीं है, साथ साथ अपनी जो कमियां हैं उसको भी ठीक करने की जरूरत है। और आपने जो कहा कि ठीक है भाई, बोलिए अनुपम, बोलिए, कंप्लीट करिए। हाँ, कि वो साफ सफाई हो, डेवलपमेंट हो, सब कुछ अच्छा, लेकिन प्रोडक्ट भी अच्छा होना चाहिए। प्रोडक्ट तभी अच्छा होगा जब रेलवे में बैठ करके लोग सेफ फील करते हुए अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचेंगे। ठीक बात है। कौशलेंद्र जी, एक छोटी सी टिप्पणी सुरक्षा पर, रेलवे सुरक्षा पर। सुरक्षा पर दिनानुदिन काम हो रहे हैं, बावजूद इसके कुछ ना कुछ दुर्घटनाएं होती रहेंगी। पहले ये बहुत बदलाव आया है, और बदलाव को मैं व्यक्तिगत तौर पर नहीं नकार सकता। और अभी जो बहुत सारी चीजें हैं, आपको ट्रेन में पहले खड़खड़ खड़खड़ आवाज सुनाई देता था, आज वो भी नहीं सुनाई देता। आज बहुत सारी चीजें बदल गई है। वो रेलगाड़ी, कोयला पानी का रेलगाड़ी हम लोग देखे, बहुत कुछ बदल गया है। सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी बदलाव आया है।
और दुर्घटनाएं देखिए अब हो गई, आगे नहीं होनी चाहिए, इसके लिए प्रयास हो। ये किसी के बस में नहीं है, कोई नहीं कह सकता कि 100% हम इसको नकार सकते हैं। हो सकता है आगे और बड़ी दुर्घटना ना हो, इसके लिए प्रयास होते रहने चाहिए, और जब भी कोई दुर्घटना हो तो आपको हमको उन कमियों को उजागर करना चाहिए। बहुत शुक्रिया कौशलेंद्र जी, अनुपम भाई बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद शैलेश जी, आसिम मार्शल साहब आपका भी बहुत धन्यवाद, बहुत आभार, बहुत धन्यवाद उन करोड़ों दर्शकों का जो के न्यूज़ को देखते हैं, हमारे इस खास कार्यक्रम मंथन को देखते हैं। अनुपम शशांक ने बहुत पते की बात कही, करे कि अच्छी बात है, आप स्टेशनों को बिल्कुल चमाचम करा दीजिए, पेरिस और इंग्लैंड जैसे, लंदन का स्टेशन जैसे वैसे बना दीजिए, हम लोग बहुत प्रसन्न होंगे, खूब साधुवाद धन्यवाद देंगे। लेकिन यात्री सुरक्षा पर अगर आप ध्यान नहीं देते हैं, केवल रेलवेयों की संपत्तियों को बेच कर प्राइवेट प्लेयर्स को वो संपत्तियां होटल बनाने के लिए, लॉन्ज बनाने के लिए देकर, आप समझ सकते हैं क्या रेलवे की सुरक्षा हो पाएगी क्या? बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।